Welcome once again dear students. This is our second geography chapter inside our earth. हमारी पृथ्वी के अंदर. आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को हम. This is the first question. Where is the deepest mine in the world located? विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया. These are the four options. बच्चों, विश्व की जो सबसे गहरी खान है जो हम इंसानों ने बनाई है वो साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में. इसकी जानकारी हमें अपनी टेक्स्ट बुक से मिल जाती है. बिल्कुल शुरुआती पेजेस में ही इसकी बारे में सूचना लिखी हुई है. साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, बिल्कुल दक्षिण में है और दक्षिण में होने की वजह से इसका नाम साउथ अफ्रीका रखा गया है. साउथ अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, बहुत पॉपुलर शहर है यहाँ का. यहाँ पर एक माइन है पॉनिंग नाम की. पॉनिंग इसको कहा गया है, लेकिन लिखने में हम एम लिखते हैं साथ में, पहले एम एस साइलेंट. पॉनिंग नाम की ये जो माइन है ये गोल्ड माइन है, एक सोने की खान है. और इसमें सोना इतनी गहराई में मिलता है कि काफ़ी अंदर तक, गहराई तक इसमें खुदाई की गई है और वो गहराई लगभग 4 किलोमीटर की है. ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में मेंशन है. द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स अबाउट 4 किलोमीटर डीप. ये लगभग 4 किलोमीटर गहरी है. ये जो खान है वो सोने की खान है और दक्षिण अफ्रीका में है. हमने अपने इस क्वेश्चन का आंसर जान लिया है. डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका एंड द नेम ऑफ this is a gold mine and name is Pawning. Now move to the next question. The uppermost layer of the earth's surface is called, भूसतह की सबसे ऊपर की परत, सबसे ऊपरी परत क्या कही जाती है? The core, the crust, the mantle, none of these. बच्चों, अपने इस चैप्टर में हमने ये जाना है कि हमारी पृथ्वी को अगर हम ऊपर सतह से शुरू करके अंदर तक डिवीजन उसका करें, there are 3 different layers. First layer is crust, second one is mantle एंड लास्ट वन इज कोर. कोर बाद में आउटर और इनर कोर में बढ़ जाती है, लेकिन 3 अलग अलग लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर. ये हमारे 3 लेयर्स बनती हैं सतह पर ऊपर से अंदर की तरफ जाने पर. तो सबसे पहली, सबसे बाहरी परत जो है, ऊपरी परत, उसको हम कहेंगे क्रस्ट. या हिंदी में उसको परपटी भी, भूपरपटी भी लिखा मिलता है. इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है द क्रस्ट या परपटी. ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी, सबसे अपर मोस्ट लेयर है. अब और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? ये भी हम अपने टेक्स्ट बुक से बहुत इजीली इसको ले सकते हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बुक्स में साइड में लिखी होती हैं बॉक्सेस के फॉर्म में. बच्चों, हमें उन सारी इन्फॉर्मेशन को भी नहीं छोड़ना है. उन इन्फॉर्मेशन को भी अपनी कॉपी में पॉइंट वाइज लिखना है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हल्के फुल्के ढंग से आपकी टेक्स्ट बुक में इसको बताया गया होता है, ताकि आप इसे बहुत रोचक तरीके से जानें, उसको अलग तरीके से पढ़ें, लेकिन लिखें, अवश्य लिखें अपनी कॉपी में. आपके बुक में इस पेज पर ये मेंशन किया गया है कि हमारी पृथ्वी का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6371 किलोमीटर. 6371 किलोमीटर की गहराई है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या की. कई सारी पुस्तकों में और कई सारे और डायग्राम्स में आप नेट पर ढूंढेंगे और फर्दर और बड़ी किताबों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी अलग दिखाई देगी. कहीं कहीं पर 6378 लिखा मिलेगा, 6376 लिखा मिलेगा, लेकिन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है और हमारी इस बुक में जो आंकड़ा है वो 6371 का है. आप इसे ही फॉलो करेंगे. हम अपने क्वेश्चन में वापस आ जाएं. व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? सेकेंड ऑप्शन इज 6371 किलोमीटर, 6371. ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. The process of transformation of the rock from one form to another is known as. बच्चों, चट्टानों का जो एक से दूसरे फॉर्म में बदलना है, इस प्रक्रिया को पूछा गया है, क्योंकि चट्टानें एक से दूसरे रूप में बदलती हैं तो वो स्वाभाविक तौर पर चट्टानों की एक साइकिल होगी, एक रॉक साइकिल होगी. दिस इज़ द राइट आंसर. ये एक भोजन चक्र नहीं होगा, ये भोजन का रूपांतरण नहीं हो रहा है, ये रोड का चक्र नहीं होगा, ये सब गलत है. रॉक साइकिल यानी कि चट्टानों का चक्रण है, जिससे एक चट्टान दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. जरा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं. इसमें जो ये नीचे वाला दिया हुआ डायग्राम है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है. बहुत सिंपल डायग्राम है. इसमें हम देखते हैं कि वॉल्केनोज में जो मैग्मा लावा की शक्ल में बाहर निकल करके आता है, चारों तरफ फैलता है. ये लावा क्योंकि बहुत गर्म पिघली चट्टानें होती हैं, मोल्टन रॉक्स होती हैं. ये मोल्टन रॉक बाद में धीरे धीरे ठंडी होकर के जम जाती हैं और जमने के बाद जो चट्टान बनती है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं. अग्नि से बना है इग्नियस रॉक या आग्नेय शैल है. ये प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक भी कही जाती है. बाद में इसमें टूट फूट होती है, सेडिमेंट्स बनते हैं. सेडिमेंट से फिर इकट्ठा होने से सेडिमेंट्री रॉक यानी दूसरी टाइप की जो रॉक है वो बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक. इस तरीके से
सेडिमेंट्री रॉक के बाद सेडिमेंट्री रॉक भी बहुत सारा प्रक्रियाएं उसके ऊपर होती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में मेटामॉर्फिक रॉक भी ज़मीन के अंदर अलग अलग प्रक्रियाओं से चली जाती है तो मैग्मा बन जाती है। सेडिमेंट्री रॉक भी अंदर जाने पर मैग्मा बन जाती है। अगर इग्नियस रॉक भी फिर से वापस ज़मीन के अंदर चली है तो फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी चट्टान पिघल जाती है। इस तरीके से हमारा पूरा जो रॉक है वो अलग अलग फॉर्म कन्वर्ट करता रहता है। अब जरा हम इसे और विस्तृत तरीके से समझें कि ये जो रॉक्स का डिवीजन होता है, रॉक्स का जो ये फॉर्मेशन होता है 1 to 2 और अनदर फॉर्म जो चेंजेस होते हैं जिसको आप रॉक साइकिल कहते हैं, वो होता किस प्रकार से है। बच्चों हमने बात की थी मैग्मा की। ये मैग्मा हमें धरती के अंदर से मिलता है वोल्केनोज के जरिए। ये मैग्मा ठंडा होता है, आपको देखिए लिखा है कूलिंग। ये ठंडा होकर के जब चट्टान बनता है तो उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। ये आग्नेय शैल बन जाती है। ये आग्नेय शैल जब कभी कभी वापस धरती के अंदर दफन हो जाती है तो फिर से पिघल जाती है और पिघल करके मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद हम फिर और आगे पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक में जब बहुत सारी हवा, पानी और बाकी की वजह से इसमें टूट फूट होती है, टूट फूट होने से सेडिमेंट्स बन जाते हैं, बिखर जाती हैं चट्टानें और बाद में वो बिखरी हुई चट्टानें हवा पानी के जरिए कहीं पर बिछा दी जाती हैं। ये इनका सीमेंटेशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है और डिपॉजिट होकर के लेयर बाय लेयर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये भी बाद में टूट फूट करके सेडिमेंट्स बन सकती हैं और ये धरती के अंदर जाने पर वापस मैग्मा का हिस्सा भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है और ये आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं एक से दूसरे में। फिर बाद में तीसरी प्रक्रिया को भी देखते हैं। इग्नियस रॉक पर अगर हीट और प्रेशर यानी दबाव और तापमान बहुत ज़्यादा काम करें और सेडिमेंट्री रॉक पर भी अगर ये दबाव और तापमान यानी ताप और दाब दोनों काम करने लगें, प्रेशर और टेम्परेचर, तो इसकी वजह से ये चट्टान अपना रूप बदल लेती है। हिंदी में हम मेटामॉर्फिक रॉक को रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। काया यानी शरीर, रूप को बदल लेने वाली चट्टान है उसको हम मेटामॉर्फिक या रूपांतरित शैल कहते हैं। और ये रूप बदलता है हीट और प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से। वो टेम्परेचर प्रेशर जो कि वो दूसरे टाइप की रॉक्स के ऊपर लगता है और कन्वर्ट करके मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक भी फिर मेल्ट होकर के मैग्मा में मिल सकती है, टूट फूट होकर के सेडिमेंटेशन इसका हो सकता है और बाद में पिघली हुई चट्टानों के रूप में फिर बाद में कूल होकर के वो इग्नियस रॉक भी बन सकती है। यानी एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स साइकिल बन जाती है। लेकिन उसमें फिर भी इस कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी इसमें जो सबसे इसका ईजी पार्ट है वो ये है कि हर टाइप की जो रॉक है यानी इन तीनों में से तीनों ही एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी एक तरह का चक्रण इनमें हो सकता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करती हैं। और इसीलिए अपने इस टॉपिक को हम रॉक साइकिल कहते हैं क्योंकि रॉक एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हमने रॉक साइकिल जान ली और अपने इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि ये जो चट्टानों का एक से दूसरे रूप में बदलना है इसको हम रॉक साइकिल या शैल चक्र या चट्टान चक्र कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। विच रॉक इज द मोल्टन मैग्मा मेड अप ऑफ? पिघले हुए मैग्मा से कौन सी चट्टान बनती है? अभी अभी हमने ये पढ़ा है तो ये आसान प्रश्न है। पिघले हुए चट्टानों से, पिघले हुए मैग्मा से चट्टान बनती है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, यानी आग्नेय शैल है वो। इसको हमने आसानी से पहचान लिया, आग्नेय शैल। कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे सारे विकल्प नहीं देखने की बजाय पहला दूसरा विकल्प ही आपको पता होगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये 6 क्वेश्चन है, सॉरी ये गलत है यहाँ पर। हम 5th क्वेश्चन में आते हैं। 5th क्वेश्चन में पूछा गया था कि पिघले हुए मैग्मा से यानी मोल्टन रॉक से, मोल्टन मैग्मा से कौन सी शैल बनती है? इग्नियस रॉक बनती है, आग्नेय शैल बनती है। अब हम बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन इज दिस, ये गलती से यहाँ पर लग गया था। 6th क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड? चट्टानें जिसमें जीवाश्म होता है, फॉसिल वाली चट्टानें हैं, वो इनमें से कौन सी हैं? फॉसिल क्या होते हैं ये भी आपकी बुक में है। अपनी बुक को इसीलिए जो छोटी इन्फॉर्मेशन साइड की मैंने वो सब आपके सामने रखी है ताकि आप ये समझ पाएँ कि ये साइड की इन्फॉर्मेशन भी कितनी ज़रूरी है चैप्टर्स को समझने के लिए। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स दीज आर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो मरे हुए जीव जंतु हैं ये उनका अवशेष होते हैं और ऐसे जो जीव जंतु हैं ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष हैं। और क्योंकि बहुत सारी, जब हमने बताया कि कोई एक चट्टान है उसमें टूट फूट होती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स बनते हैं और सेडिमेंट्स हवा और पानी के जरिए जाकर कहीं बिछते हैं। हवा पानी बार बार जाती है एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी, इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स बनाती है। इन लेयर्स में ही इस तरह के मरे हुए जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अवशेष यहाँ बीच बीच में छूटे रह जाते हैं और लेयर्स पर लेयर आती रहती हैं। और ऐसी क्योंकि सेडिमेंटेशन इनका होता है तो इस तरह की जो चट्टान होती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो हमेशा फॉसिल्स मिलेंगे सेडिमेंट्री टाइप के रॉक में। ये हमको याद रखना है कि फॉसिल्स हमेशा मिलते हैं हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो कि लेयर रॉक होती है, परत दर परत बनने वाली चट्टान है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, चट्टानें जो जीवाश्म रखती हैं, रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल,
दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ईजिली हमने इसकी पहचान कर ली। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ रॉक बेसाल्ट इज? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? बच्चों हमें हर तरह की रॉक्स टाइप का यानी कि इग्नियस का, मेटामॉर्फिक का और सेडिमेंट्री के कुछ एग्जाम्पल याद कर लेने चाहिए ताकि हमें उसको कहीं पर जब हम उसे डिटेल में क्वेश्चन लिखें तब भी हमें इसमें सहायता मिले और हमारे पास एक सामान्य रूप से जानकारी हो कि कौन सी चट्टान किस प्रकार की शैल का उदाहरण है, किस तरह का ये जो रॉक है वो किस हिस्से में रखी जाती है। एक जनरल क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की बात करते हैं हमें पता है पहले से कि सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक 3 तरह की रॉक्स होती हैं। इनमें थोड़ा डिवीजन हम पढ़ लेते हैं। इग्नियस रॉक बनती है मैग्मा से, यानी धरती के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है, जब बाहर आ जाता है उसे हम लावा कहते हैं, धरती के अंदर रहने पर हम उसे मैग्मा कहते हैं। ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, मोल्टन रॉक हैं, ये कई बार धरती के अंदर भी जम जाती हैं और कई बार धरती के बाहर आकर के जमती हैं। जब ये बाहर जमती है तो इनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेसाल्ट। अभी इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आप केवल एक उदाहरण याद रखेंगे, बेसाल्ट। बेसाल्ट इज अ इग्नियस रॉक। इसी तरीके से इंट्रूसिव का भी आपको एक एग्जाम्पल याद रखना चाहिए और वो एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है ग्रेनाइट का, यानी जी। यहाँ पर जी और बी हमने याद कर लिए। जी बी इज इग्नियस रॉक, जी इज ग्रेनाइट, बी इज बेसाल्ट। ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव है और बेसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव, यानी धरती पर जब बाहर लावा जमता है तो उससे बेसाल्ट बनती है और धरती के अंदर ही अगर ये मैग्मा जम जाए, लावा जम जाए तो उसे हम ग्रेनाइट कहेंगे। तो 2 तरह की इग्नियस रॉक्स हो गई। अभी अभी हमने फॉसल्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक में देखिए बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाली जो रॉक है उसमें कोल या फॉसल मिलता है। कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, लाइमस्टोन। हमें इस चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि केमिकल कंपोजिशन रखती है खास तरह का। और क्लास्टिक जो एग्जाम्पल हैं उनमें हमको याद रखना चाहिए सैंडस्टोन। तो हमें 3 नाम सेडिमेंट्री से याद रखने हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और फॉसिल फ्यूल्स वाले जितने भी जो फ्यूल्स हमारे हैं, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, वो सारे के सारे ये सब सेडिमेंट्री का पार्ट हैं और जी और बी जो है वो इग्नियस का पार्ट है। मेटामॉर्फिक की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज विच टाइप ऑफ रॉक बेसाल्ट इज? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? हमने अभी भी पढ़ा कि एक तरह की एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये, इग्नियस रॉक। दिस इज द राइट आंसर। बेसाल्ट दिखती किस प्रकार से? मैंने कहा ये मैग्मा के जमने से बनती है। मैग्मा जब बाहर आता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म की तरह जमता है। मैग्मा देखिए बाहर इसकी एक चित्र दिया गया है, यहाँ मैग्मा सरफेस के ऊपर आ जाता है, धीरे धीरे वो ठंडा होता है, जम जाता है और कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। बेसाल्ट जो रॉक होती है वो इस तरीके की दिखाई देती है जैसा चित्र में ऊपर दिखाया गया है। हमने अपना ये क्वेश्चन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन। नाउ दिस इज 8th क्वेश्चन, 8वां प्रश्न हमारा। द मेंटल मेक्स विच परसेंटेज ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम? अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारा मेंटल जो सेकंड लेयर है वो कितना प्रतिशत रखती है? इसके लिए भी हमें अपने टेक्स्ट बुक पर जाना पड़ेगा और वो फिगर हमें वहाँ से याद रखना चाहिए हमेशा। यहाँ पर जहाँ पर रेडियस की बात बताई गई, यहीं पर ऊपर बताया गया है कि हमारी ये जो तीनों लेयर्स हैं, क्रस्ट और मेंटल और कोर, वो कितना कितना वॉल्यूम, कितना कितना आयतन हमारी पृथ्वी का रखती हैं। क्रस्ट जो कि सबसे कम हिस्सा रखती है वो केवल 1% रखती है, ओनली 1 इज क्रस्ट। और वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखने वाला जो पार्ट है धरती का वो है मेंटल, 84% वो रखता है और बाकी का बचा हुआ 15% जो है वो कोर रखती है। इस तरीके से वॉल्यूम का यानी आयतन का अगर हम विभाजन करें तो 1% क्रस्ट, 84% मेंटल एंड 15% कोर रखती है। यहाँ पर हमको अपना आंसर मिल गया, 84% जो है वो मेंटल आयतन रखता है, जिसको हम हिंदी में प्रवार भी कहते हैं। ये जो है मेंटल या प्रवार है कितना प्रतिशत रखता है? हमको पता है कि वो 84% रखता है। यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन है उनमें कहीं भी 84 नहीं है, लेकिन हमें फिर इस तरह के क्वेश्चन में सबसे जो ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है, हमें उसे टिक करना चाहिए। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में 75 इज़ मैक्सिमम, तो ये ऑप्शन हमें टिक करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल हमें डेटा पता है 84% वॉल्यूम जो है ये मेंटल रखता है हमारी पृथ्वी का। 8th क्वेश्चन के बाद हम 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइमस्टोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक में मैंने आपको कहा था कि आपको केमिकल में लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री में एक ये नाम याद रखना है लाइमस्टोन और एक सैंडस्टोन। दीज आर सेडिमेंट्री एग्जाम्पल। लाइमस्टोन यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। लाइमस्टोन चूना पत्थर किसका एग्जाम्पल है? हमने याद कर लिया है कि सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है ये। इस तरीके से हमें सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और बाकियों के नाम भी याद रखने चाहिए। चूना पत्थर ये कैसे दिखता है? चूना पत्थर इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी चट्टान के रूप में हमें इस तरीके से मिलता है। बाद में इसको प्रोसेस करके हम खड़िया बनाते हैं। खड़िया आपको शायद आपने देखा हो, खड़िया से ही हम चौक बनाते हैं, जिससे हम अपनी क्लास में पढ़ाई करते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। वो चौक इसी खड़िया से बनाई जाती है, जो असल में इन्हीं चूना पत्थर से बनता है, यानी लाइमस्टोन से ही बनता है।
एक और रोचक तथ्य हमें जानना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो लाइमस्टोन है, मैंने आपको रॉक साइकिल बताई थी कि किस तरीके से एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, जब इसके ऊपर बहुत सारा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इस पर काम करता है, तो ये चूना पत्थर की चट्टान, ये लाइमस्टोन की चट्टान कन्वर्ट हो जाती है मार्बल में। मार्बल आप जानते हैं, मार्बल होता है संगमरमर, वही संगमरमर, वही वाइट मार्बल जिससे ताजमहल बना है, और वो ताजमहल बना है चूना पत्थर की इसी चट्टान के मेटामॉर्फिक होने से वाले फॉर्म से। यानी चूना पत्थर का मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, वो संगमरमर में बदल जाता है, जिसका हम इस्तेमाल भवनों को बनाने में करते हैं। लाइमस्टोन इस तरीके से हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट एक मिनरल है एक तरह का, और ये मिलता है हमें सेडिमेंट्री रॉक में। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10th क्वेश्चन। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रोड या कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। ये सही है, दिस इज ट्रू फैक्ट। हमने क्वेश्चन में देखा है क्रस्ट सबसे बाहरी है, मेंटल बीच की परत है, और कोर सबसे आंतरिक यानी अंदरूनी परत है। इस तरीके से हमने अपना ये क्विज भी सॉल्व किया। बच्चों, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, चैप्टर अच्छे ढंग से रिवाइज हो गया है। आप इनके क्वेश्चन भी विद करेक्ट आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे एज होमवर्क। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।